हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। मैं हूं शिल्पी। मैं आपको पढ़ा रही हूँ हिस्ट्री एंड सिविक्स और हमारा चैप्टर चल रहा है राइज ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, चैप्टर 2 हम पढ़ रहे थे जिसमें हमने क्या पढ़ा, नेशनलिज्म क्या होता है और नेशनलिज्म के कॉजेज होते हैं। एज आई टोल्ड यू, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में मिस्ट्री होती है और वो तीन कॉन्सेप्ट में होती है। कैसे? एक, व्हाट इज दिस एंड कॉजेज ऑफ दिस एंड इम्पैक्ट ऑफ दिस। बस तीन सेगमेंट काम करते हैं हिस्ट्री में आपके, और कुछ काम नहीं करता है। उसी को आपको मेमोराइज करना है, बार बार से पढ़ना है, रिवाइज करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया था, अभी हमने इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन देख लिया था हमने प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, कैसे नेशनलिज्म, आप प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन है नेशनलिज्म क्या होता है और नेशनलिज्म के कॉजेज क्या है। उसमें मैंने इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन बता दिया है और देयर इज सम सोसाइटीज, कुछ कम्युनिटीज ऐसी आई जो अचानक से नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है, तो वो कैसे आई, क्यों आई, वो भी मैंने आपको बता दिया है उस वीडियो में, तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा। अदर देन दैट, अब हम क्या देखने वाले हैं कि और क्या कॉजेस थे नेशनल रिफॉर्म के या फिर नेशनलिज्म के। क्यों ऐसा हुआ कि ब्रिटिशर्स की वजह से हमें नेशनलिज्म, नेशनल मूवमेंट करना पड़ा। तो देर वॉज कॉलोनियल पॉलिसीज, एज आई टोल्ड यू। कॉलोनियल पॉलिसीज थी जो कि बहुत ही खराब थी। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, बायस्ड तरीके से रूल कर रहे थे। अपने यहाँ तो सब कुछ ठीक करते थे, हमारे यहाँ गलत तरीके से काम करते थे। हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम भी प्रोवाइड करते थे वो आधा अधूरा, सो दैट सिर्फ आप मीडिएटर बन सको हमारे, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो उनका ये था बेसिक सा पढ़ना। एंड प्लस सोने पे सुहागा वाले कौन है आपके, ये हैं लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन पे ही मैंने आपका लास्ट वीडियो शायद आई थिंक एंड किया था। तो लॉर्ड लिटन जो है वो क्या थे, वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे 1876 टू 1880। उन्होंने, लिटन ने ऐसा लिट किया कि कुछ पॉइंट्स ऐसे दे दिए कि नेशनलिज्म ऑटोमेटिकली ग्रो करना ही पड़ा हमें। हमें नेशनलिज्म की तरफ जाना ही पड़ा, बिकॉज वी नीड इंडिपेंडेंस। वी नीड टू बी इंडिपेंडेंट, क्योंकि हम इस तरह से ब्रिटिशर्स के दबाव में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि लिटन ने क्या किया, देखते हैं। फर्स्ट उन्होंने क्या किया, लिटन ने, लॉर्ड लिटन ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रैंड दिल्ली दरबार, ओके फाइन, ग्रैंड दिल्ली दरबार इन 1877 टू प्रोक्लेम क्वीन विक्टोरिया एज एम्प्रेस ऑफ इंडिया। Lakhs of rupees were spent on the event, but nothing was done for Indians who were in the grip of famine. बात समझ आई कुछ? ये देख रहे हैं दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार लगा जिसमें बहुत बड़ा फेस्ट, सब कुछ हुआ, सब ऑर्गेनाइज कराया, डांस वांस हुआ, लैक्स ऑफ रुपीज खर्च किए लिटन ने। जबकि जो वहां पे जो क्वीन थी वो इंडिया नहीं आई थी, वो इंग्लैंड में ही थी। बस उस खुशी की वजह से उन्होंने यहाँ पर 1877 में दिल्ली दरबार किया। और एक साइड में इंडिया में क्या चल रहा था, फेमाइन चल रहा था। लैक्स ऑफ पीपल वर डाइंग, और ये लैक्स ऑफ मनी क्या कर रहे थे, स्पेंड कर रहे थे दिल्ली दरबार में, जस्ट टू इम्प्रेस द ब्रिटिश इम्प्रेस। ठीक है, अदर देन दैट लॉर्ड लिटन ने क्या किया, ही इंट्रोड्यूस्ड अ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1877। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट होता क्या था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में मैं ऑलरेडी आपको थोड़ा सा बता चुकी हूँ, बट फिर से आप सुनिएगा, इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए अब ब्रिटिश जो है वो रूलिंग है, ठीक है, मान गया है भाई रूल ही कर रही है ब्रिटिश, ठीक है, तो ब्रिटिश रूल कर रही होती थी। अभी क्या हुआ, फेमाइन चल रहा है, लेकिन उनको क्या था, दिल्ली दरबार करना था और लैक्स में उन्होंने पैसे खर्चा कर दिए। अब कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, न्यूज़पेपर्स में लिखा जाएगा कि ऐसा ऐसा किया वायसराय ने। तो उन्होंने क्या किया कि प्रेस पर ही बैन लगा दिया। उन्होंने क्या किया कि जो अगेंस्ट में निकाल रहा है न्यूज और जो हिंदी में लिख रहा है, जिसकी वजह से इंडियंस को पता चल जाएगा कि हम ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, उनको बैन कर दो। उसके लिए क्या लेकर के आ गई है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या कर दिया कि भाई ब्रिटिशर्स को कि भाई आप इंग्लिश में अगर न्यूज़पेपर निकाल रहे हो और अगेंस्ट कुछ नहीं है तो आपको क्लीन चिट मिल जाएगी, आप अपना न्यूज़पेपर निकालो। बट अदर देन दैट, जो भी आप अगर हिंदी की लैंग्वेज में आपने न्यूज़पेपर निकाला है और क्रिटिसिज्म है उसमें, आप सब बैन हो जाओगे। रातों रात, पता है, रातों रात कई न्यूज़पेपर हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट हो गए, जिसमें से एबीपी भी एक था, अमृत बाजार पत्रिका। जो अब वही एबीपी के नाम से चैनल आता है, वो अमृत बाजार पत्रिका है, वो हिस्ट्री का है, इतने सालों से चल रहा है। तो रातों रात कई सारे चैनल अपने आप को कन्वर्ट करके, चैनल क्या, उस समय तो न्यूज़पेपर चलता था, प्रिंटिंग प्रेस चलती थी, कई सारी प्रिंटिंग प्रेस रातों रात इंग्लिश में कन्वर्ट कर गई कि बैन ना हो बट किसी तरह अपनी न्यूज पहुंचा सके। तो बहुत सारे जो न्यूज़पेपर थे वो इंग्लिश में कन्वर्ट हुए इसी वजह से, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत बैन ना हो जाए इसलिए। तो ये भी एक लिटन का ऐसा एक्ट था भाई कि क्यों आप नहीं चाहते हो कि ब्रिटिशर्स की जो चीजें हैं वो सब तक पहुंचे, आप क्यों नहीं चाह रहे हो, ये भी एक तरीके का एक्सप्लॉइटेशन हुआ। ठीक है, अदर देन दैट क्या था,
इंडियन आर्म्स एक्ट 1878, एक और लगा दी। ये देख चुके थे कि वॉर में रिबेलियस फीलिंग की वजह से लोग बॉम्ब बना रहे हैं और गन्स का सप्लाईज हो रहा है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडियंस को लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर उन्हें आर्म्स रखना है, और वो लाइसेंस इजीली वो देते नहीं थे। पर ब्रिटिशर्स को उसके लिए कोई जरूरत नहीं थी, ब्रिटिशर्स आर्म्स रख सकते थे आराम से। तो जब आप आर्म्स रख सकते हो, इंडियंस नहीं रख सकते हैं, तो ये तो बायस्ड हुआ ना, तो एक्सप्लॉइटेशन हो गया। एक्सप्लॉइटेशन की वजह से यहाँ पर फिर से नेशनलिज्म की एक और मूवमेंट ग्रो कर जाता है, ठीक है। ओके, अदर देन दैट क्या होता है आपके, दिस एक्ट वाज नॉट एप्लीकेबल ऑन इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, ठीक है। तो न्यू इंग्लिश न्यूज़पेपर पर तो ये एक्ट नहीं लग रहा था, ठीक है, तो इसीलिए वो कन्वर्ट कर रहे थे तुरंत से हिंदी से इंग्लिश में, फाइन। अदर देन दैट क्या था, 1882 दिस लॉ वाज रिपीटेड बाय लॉर्ड रिपन। 1882 में ये लॉ वैसे हटा दिया था रिपन ने, हटा दिया था रिपन ने, लेकिन फिर भी उस टाइम तो चल रहा था ना। अब उस टाइम तो जब आ गया तो फिर आग तो लगी गई थी, फायर मतलब उसने सेट कर दी है, ठीक है। इंडियन आर्म्स एक्ट ने भी 1878 में क्या कर दिया था, क्रिमिनल ऑफेंस फॉर इंडियन टू कैरी आर्म्स विदाउट लाइसेंस। इंडियंस को लाइसेंस लेना पड़ता था और ब्रिटिशर्स को लाइसेंस के लिए कोई रोक टोक नहीं थी, ठीक है, आप इजिली रख सकते हो। इसकी वजह से क्या हुआ था, बाद में रिवोल्यूशनरी कमिटीज भी फॉर्म हुई, जिन्होंने चुपके चुपके बॉम्ब बनाने की टेक्निक और आर्म्स को रखने की टेक्निक, ये सारी चीजें की गई, तब जा करके कहीं हम इंडिपेंडेंट हुए हैं। भगत सिंह और ये चंद्रशेखर आजाद, ये सभी लोग इन रिवोल्यूशनरी कमिटीज से रिलेटेड थे, सोसाइटी से रिलेटेड थे, वो यही सारी चीजें करते थे, क्योंकि आर्म्स एक्ट जो लगा रखा था, आप रख ही नहीं सकते थे, लाइसेंस मिलता नहीं था, इसलिए, ठीक है। तो ये सब कुछ को रिलेटेड है हिस्ट्री में, ठीक है, सब कुछ को रिलेटेड है, ऐसे मतलब कहानी जैसा है। उसके अलावा क्या हुआ, और कौन सी पॉलिसीज हुई, अदर देन दैट द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वाज रिड्यूस्ड टू 21 टू 19 ईयर्स। अब होता क्या है, इंडियन सिविल सर्विसेज होती थी, उसमें इन्होंने एज क्या दे दी है, 19 ईयर्स, तो ठीक है। लेकिन जो उनका कोर्स होता था, जो उनकी लैंग्वेजेस होती थी, वो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग होती थी, वो यूरोपियंस के लिए इजी होता था पढ़ना। अगर ग्रीक लैंग्वेज में पेपर दे दिया, तो पहले तो इंडियंस को ग्रीक लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। अब 19 ईयर्स की एज तक पहले वो स्कूल खत्म करेगा, ग्रीक लैंग्वेज पढ़ेगा, कि क्या क्या पढ़ लेगा, या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी करेगा। ब्रिटिशर्स का क्या होता था, बेनिफिट मिल जाता था उनको, क्योंकि वो ऑलरेडी बचपन से लैंग्वेज से तो बिल्कुल नोन है, लैंग्वेज पता है उन्हें, ठीक है। अदर देन दैट जो भी कोर्स है, जो भी क्राइटेरिया है, वो उनको प्रिविलेज मिल जाती थी, और 19 ईयर्स की एज में भी वो लोग एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते थे। बट इंडियंस नहीं कर पाते थे, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता था, तब जाकर के कहीं आप आईसीएस में आ पाते थे। बट फिर भी देयर वाज वन पर्सन जो आईसीएस की सर्विसेज में सेलेक्ट हुए थे फर्स्ट टाइम। अगर आपको पता है तो कमेंट करके ऑप्शन में बताइएगा, ठीक है, कैसे थे, कौन थे। ओके, और इसके अलावा क्या हो रहा था, द इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन ब्रिटिश टेक्सटाइल वर रिमूव्ड। एज आई टोल्ड यू, रॉ मटेरियल जब इंडिया से जा रहा था तो एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ रही थी इंडियंस को, लेकिन जब ब्रिटिश का मटेरियल जो मैन्युफैक्चर्ड जब इंपोर्ट होता था, जब यहाँ पर आता था, तो वो ड्यूटी फ्री कर दिया था, क्योंकि भाई ब्रिटिश की गवर्नमेंट चल रही थी, ब्रिटिशर इंडिया हो रखा था, तो वो ड्यूटी फ्री होता था। तो क्या हुआ, ये सब इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ही तो हुआ, ये तो पॉलिसीज ही तो हुई, ये कॉलोनियल जो बायस्ड तरीके से चल रहे हैं। इन सभी ने क्या किया, मिल के ग्रो किया नेशनल मूवमेंट। और भी कुछ हुआ, देखते हैं। सर सीपी इल्बर्ट, द लॉ मेंबर ऑफ द वाइसरॉय काउंसिल, प्रिपेयर्ड अ बिल पॉपुलरली नोन एज द इल्बर्ट बिल इन 1883। ओके, मैं इसका आपको कंक्लूजन देती हूँ कि एग्जैक्टली इल्बर्ट बिल था क्या, बहुत इंटरेस्टिंग था। इल्बर्ट जी थोड़े अच्छे थे। इल्बर्ट जी ने क्या किया, 1883 में एक बिल लेकर के आए। वो कहाँ पर थे, वाइसरॉय काउंसिल प्रिपेयर किया था वो, और वो मेंबर थे, लॉ मेंबर, ठीक है। तो लॉ से रिलेटेड था ये 1883 इल्बर्ट बिल, लॉ से रिलेटेड, ठीक है। और कौन लाया था, सीपी इल्बर्ट लेके आए थे। इसमें क्या था कि इन्होंने बोला कि क्या था, ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन बाय इंडियन, सी द बिल प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन बाय इंडियंस। मीन्स अगर हाई कोर्ट में या जुडिशरी में कोई केस चल रहा है, चाहे वो इंडियंस पे हो चाहे वो यूरोपियंस पे हो, तो इंडियन और यूरोपियन दोनों जजेस हो सकते हैं, दोनों जुडिशरी में हो सकते हैं, दोनों उस केस का ट्रायल ले सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स को ये बात हजम नहीं हुई। उनको ऐसे हुआ कि अगर हम पर जब केस चल रहा है और इंडियंस अगर उसमें ट्रायल में जजेस बन रहे हैं या इंडियंस उसको रिजल्ट दे पाएंगे, तो ये नॉन इक्वलिटी हो जाएगा। ऐसा होगा कि मतलब हमको क्या है कि हम सुपीरियर रहना चाहते हैं, ब्रिटिशर्स का सिंपल सा फंडा था कि हमें सुपीरियर रहना है इंडियंस से।
और अगर आप आ जाओगे, इंडियंस को भी यहाँ पर ला दोगे सेम लेवल पे, यूरोपियन और इंडियंस को सेम लेवल पे आप ले आए, और जो भी केसेस हो रहे हैं या जो भी ट्रायल्स हो रहे हैं कोर्ट रूम में, वो इंडियंस भी आपके केस में अगर रिजल्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो फिर वो इक्वल सिस्टम हो जाएगा। तो उनको फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी आ जाएगी। इसलिए ब्रिटिशर्स ने कहा कि इस बिल को कैंसिल करो, क्योंकि इंडियंस हमारे इक्वल नहीं बैठ सकते, वो हम पर केस नहीं चला सकते। समझ रहे हो? मतलब उनको था कि हम केस उन पर चला सकते हैं, मैं तुम्हें सजा दे सकता हूँ, आई कैन पनिश यू, बट यू विल नॉट, यू विल नॉट। ठीक है, तो आप इस प्रोसेस के पार्टिसिपेट नहीं हो सकते। तो ब्रिटिशर्स की एक अलग ही पॉलिसी चल रही। तो इल्बर्ट बिल फिर कैंसिल हो गया, हटवा दिया उन्होंने। तो इस वजह से इंडियंस को पता चला कि जो ब्रिटिशर्स की एक्चुअल में पॉलिसी है वो बहुत ही खराब है, यानी कि ये हमें ऊपर तो नहीं आने देंगे। अब नेशनल मूवमेंट के लिए एक और पॉइंट मिल गया कि इन्होंने एल्बर्ट बिल भी कैंसिल कर दिया। ओके फाइन। अदर देन दैट क्या होता है? सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट। कुछ मूवमेंट ऐसे हुए जिनकी वजह से पूरी तरह से नेशनलिज्म ग्रो कर गया। वो थे आपके सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म। वो कैसे काम कर रहे थे? सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ द 19th सेंचुरी वर ग्रेट पाइनियर्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। जो इंडियन नेशनलिज्म, जो एजुकेटेड पीपल, जो बहुत ही अच्छे थॉट वाले लोग थे, जो चाहते थे कि इंडियंस आगे बढ़े, जिनको कास्टिज्म और रेसिज्म से बढ़कर आगे थे, उन्होंने क्या किया? सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म लेकर के आया, जिसने क्या किया? कंट्रीब्यूट किया नेशनलिज्म में। दैट इज ऑल्सो कॉज ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। तो द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन विच लेड टू अ रैशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच टू लाइफ made the educated Indian realize that the need of similar their religion and society। आप समझ रहे हो? एजुकेटेड पीपल, मैंने बोला आपको, एजुकेटेड पीपल थे, उनको वेस्टर्न एजुकेशन भी आ गई थी, बहुत सारे लोग बाहर भी पढ़ने जा रहे थे क्योंकि पैसे वाले थे, तो उनको ये रियलाइज हुआ कि इंडियंस और ब्रिटिशर्स को इक्वल होना चाहिए, हम उनसे डाउन क्यों हैं? ठीक है, उन्हें ये रियलाइज हुआ कि इंडिया में ऐसी बहुत सी चीजें चल रही हैं जो सही नहीं है, जैसे कि सती प्रथा, दहेज प्रथा। ओके, ये सारी सिस्टम्स जो हैं वो सब बहुत ही खराब हैं, बहुत ही वर्स्ट हैं। और सती वाली स्टोरी मैंने आपको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाले वीडियो में बताई हुई है, वो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बार देखिएगा सर। तो वो स्टोरी मैंने आपको, एनेक्डोट है वो, मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि एक रिफॉर्म स्टार्ट किया सो दैट कास्टिज्म हटे, ये जो इलीगल अजीब सी चीजें हो रही हैं वो सब हटे। होता क्या था? ब्रिटिशर्स क्या कहते थे कि आप लोग इलिटरेट हो, आप लोग को रूल करना नहीं आता, आप बिल्कुल गवारों की तरह काम कर रहे हो, इसलिए हम आप पर रूल कर रहे हैं। तो उसको आंसर करने के लिए, काउंटर आंसर करने के लिए सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म बहुत जरूरी थे, क्योंकि एजुकेटेड पीपल समझ गए थे कि ब्रिटिशर्स ऐसे ही रूल करते रहेंगे अगर हम नहीं चेंज हुए, अगर हम ऐसे ही इलिटरेट की तरह बिहेव करते रहे। तो उन्होंने बहुत चेंजेस लाए। उन्होंने बोला कि सभी कास्ट वालों को पढ़ना चाहिए, सारी वुमेन्स को भी पढ़ना चाहिए, मेंस को भी पढ़ना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। ये सब, ये जो पूजा पाठ ढोंग है उसको बंद करो, भले ही भगवान को मानो, बट अदर देन दैट ये जो बेकार की चीजें हैं उनको बंद करो, सती प्रथा बंद करो, ये सारी चीजें बंद करो, और साइंटिफिक अप्रोच पर जाओ। ऐसी अप्रोच पर जाओ कि भाई ब्रिटिशर्स से तुम लड़ सको, क्योंकि अगर इस तरीके से आप रहोगे तो आप ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं लड़ पाओगे। ठीक है, अदर देन दैट क्या होता है? फिर राजा राम मोहन रॉय एंड स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती, ऐसे ही कई सारे लीडर्स होते हैं जो कि यहाँ पर फाइनली सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में अपना इन्वॉल्वमेंट देते हैं। ठीक है, तो उन कैटेगरीज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्या क्या लीडर्स थे, कौन कौन से लीडर्स थे, क्या उन्होंने सोसाइटीज फॉर्म की थी, कमिटीज फॉर्म की थी, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।